नमस्कार। आज हम भारत के हजारों सालों के इतिहास के कुछ जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालेंगे। सिंधु घाटी से लेकर आज के भारत तक हमारे पास भारत का गौरवशाली इतिहास, सभ्यता से 21वीं सदी तक नाम की एक किताब के कुछ हिस्से हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि इस लंबे सफर में वो खास मोड़ कौन से थे। बिल्कुल। और इस स्रोत के जरिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे अलग अलग समय में समाज बदला, सियासत बदली, लोगों की सोच बदली। समझने वाली बात यह है कि इन सब बदलावों के पीछे वो कौन सी एक धारा है जो लगातार बहती रही है शायद। चलिए तो शुरू करते हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से। स्रोत हमें बताता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर कितने कितने व्यवस्थित थे। कमाल की प्लानिंग थी उनकी, वो पानी निकासी का सिस्टम और मेसोपोटामिया तक व्यापार भी। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि इसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक पहेली ही है। क्या जलवायु में कोई बड़ा बदलाव आया या शायद नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? ये उस जमाने की तकनीक और समाज पर सोचने को मजबूर करता है कि वो कितने आगे थे और फिर कैसे एक तरह से गायब हो गए। हाँ। इसके बाद फिर वैदिक काल आता है, जब वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद वगैरह। स्रोत के मुताबिक यहीं पर वो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, समाज का कामों के आधार पर बंटवारा। सही। और गायत्री मंत्र जैसी सोच भी इसी दौर की देन है। हाँ, और स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है कि कैसे इसी दौर में ज्ञान परंपरा तो थी, लेकिन साथ साथ समाज धीरे धीरे कर्मकांडों और कुछ हद तक शायद कहना चाहिए पितृसत्ता की तरफ भी झुकने लगा। तो ये दिखाता है कि विकास हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। सही कहा। फिर महाजनपदों का दौर आया, उनमें मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा और स्रोत में जिक्र है कि इसी समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा और करुणा के नए रास्ते दिखाए। और हाँ, लिच्छवी गणराज्य, वहां तो लोकतंत्र की एक शुरुआती झलक भी दिखती है। फिर वो वक्त था, जैसा स्रोत बताता है, जब एक तरफ तो राजनीतिक ढांचे मजबूत हो रहे थे और दूसरी तरफ नए दार्शनिक और धार्मिक विचार समाज को एक नई दिशा दे रहे थे। एक तरह का मंथन चल रहा था समाज में। फिर आया मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का वो मशहूर अर्थशास्त्र जो शासन चलाने की एक तरह से गाइड बुक जैसा है, और सम्राट अशोक। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कलिंग युद्ध के बाद उनका मन कैसे बदला। हाँ, अशोक का परिवर्तन। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म यानी नैतिक उसूलों का प्रचार दूर दूर तक किया। बिल्कुल। अशोक का ये बदलाव इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक शासक की सोच, उसकी अपनी सोच कैसे बड़े पैमाने पर असर डाल सकती है। और स्रोत उनके शिलालेखों का भी जिक्र करता है जो दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे स्थानीय भाषा और लिपि का इस्तेमाल किया। संवाद कितना जरूरी था उनके लिए। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, फिर गुप्त काल, जिसे स्रोत भारत का स्वर्ण युग कहता है। विज्ञान में आर्यभट्ट, साहित्य में कालिदास, खगोल शास्त्र, क्या कुछ नहीं था। और नालंदा? हाँ, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। ज्ञान और कला का ऐसा मेल वाकई खास था। स्रोत यही बताता है कि ये दौर दिखाता है कि भारत उस समय दुनिया में शिक्षा और नई सोच का एक बहुत बड़ा केंद्र था। फिर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत आई, गुलाम वंश से लोधी तक, और फिर 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। स्रोत अकबर की सुलह की नीतियों का जिक्र करता है, शाहजहां के ताजमहल का, और फिर औरंगजेब के बाद साम्राज्य के ढलान का भी। हाँ, यहाँ स्रोत सत्ता के बदलावों पर, अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल पर और वास्तुकला के उन शानदार नमूनों पर ध्यान दिलाता है। लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि अंदरूनी झगड़े और बाहरी दबाव ये कैसे आखिरकार पतन का कारण बने। फिर आया अंग्रेजों का दौर, 1757 प्लासी की लड़ाई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता गया। स्रोत 1857 के गदर का जिक्र करता है, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और फिर गांधी जी, नेहरू, बोस, अंबेडकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में आजादी की वो लंबी लड़ाई। हाँ, स्रोत के अनुसार ये वो दौर था जब राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी और आजादी के लिए अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आ रही थी। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक संघर्ष के कई रूप देखने को मिले। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन बंटवारे का दर्द भी साथ था। इसके बाद संविधान बना,
पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, हरित क्रांति हुई जिसने खेती को बदला। और 1991 के आर्थिक सुधार। हाँ, आर्थिक सुधार। और स्रोत 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया, ISO की कामयाबियों और हाल ही में G20 अध्यक्षता तक की कहानी कहता है। आजाद भारत ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद खेती में, विज्ञान में, अर्थव्यवस्था में और दुनिया में अपनी एक जगह बनाई है। स्रोत यही दिखाता है कि ये लगातार चलते रहने और बदलते रहने की कहानी है। तो ये थी हजारों सालों की एक बहुत तेज रफ्तार झलक, कहना चाहिए, सिंधु घाटी से डिजिटल इंडिया तक, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। वाकई। और ये सफर दिखाता है कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक सोच है जो लगातार बदली है, बहती रही है। अनेकता में एकता, हजारों सालों के उतार चढ़ाव और संस्कृतियों ने मिलकर इसे गढ़ा है। तो अंत में सोचने वाली बात ये है, जैसा कि स्रोत हमें शायद सोचने पर मजबूर करता है, अपने इतने पुराने और इतने मिले जुले अतीत को समझते हुए हम भारत के आने वाले कल को कैसा बनाना चाहेंगे।